इंडिया को हम हमेशा एक यंग कंट्री के रूप में देखते आए हैं। एक ऐसा नेशन जहां लोग ज़्यादा हैं, यूथ ज़्यादा है और फ्यूचर भी ज़्यादा ब्राइट है। बट अब एक नया क्वेश्चन सामने आ रहा है, वट हैपन्स व्हेन द नंबर ऑफ बेबीज स्टार्ट फॉलिंग। और जब ये डिक्लाइन सिर्फ शहरों तक लिमिटेड ना हो बल्कि पूरी कंट्री में विजिबल हो जाए, तब क्या होगा? वेल, रिसेंट गवर्नमेंट डेटा भी ये दिखाता है। वो शो करता है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 में है, जो कि यहाँ पे बिलो है द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। With rural India at 2.1 and urban India at 1.5, दिल्ली यहाँ पे सबसे लोज में है with 1.2। On the other hand, बिहार यहाँ पे सबसे ज़्यादा है with 2.8। क्या है ये सारी चीज़ें, इसके बारे में तो बात करेंगे। बट इसी इशू पर इलॉन मस्क ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज़ बर्थ रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली गई है और एडुकेटेड लोगों में ये ट्रेंड काफ़ी पहले से दिख रहा है। उनका कमेंट वायरल हो गया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिबेट इलॉन मस्क के ट्वीट से ज़्यादा इंडिया के अपने डेटा पर होनी चाहिए। एंड आज वही डिबेट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। क्या चीज़ें हो रही है इंडिया में एंड हाउ इज़ दिस ड्रास्टिक चेंज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस, इसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि रिप्लेसमेंट लेवल होता क्या है। वो दो नंबर जो हमने आपको बताए थे वो किस चीज़ के नंबर हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे होती। वेल, अगर यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब होता है 2.1 बर्थ्स पर वुमेन। इसका मीनिंग है कि अगर एवरेज एक वुमेन 2.1 चिल्ड्रन पैदा करती है तो पॉपुलेशन रफली स्टेबल रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यूएनएफपीए भी इसी डेफिनेशन का यूज़ करता है। अब इंडिया का नंबर जैसे कि हमने बताया 1.9 पर आ गया है, मतलब एवरेज इंडियन फैमिली साइज धीरे धीरे छोटी हो रही है। ये एक सडन कोलैप्स नहीं है बल्कि एक डिकेड्स लॉन्ग यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट है। इंडिया पहले पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए नोन था। अब कॉन्वर्जेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से पॉपुलेशन स्लो डाउन की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्यों ये सडन चेंज आया है, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे एंड दोनों पार्ट के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले जान लेते हैं इंडिया में बर्थ रेट क्यों गिर रहा है। एंड इसके बहुत सारे रीज़न है, कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। ये एक मल्टी लेयर्ड चेंज है। पहला रीज़न है एजुकेशन। जैसे जैसे लोग पढ़ते हैं, स्पेशली वुमेन, फैमिली प्लानिंग ज़्यादा कॉन्शियस होती है, जो कि एक अच्छी बात है। यूएनएफपीए के अकॉर्डिंग इंडिया ने फर्टिलिटी रिडक्शन में प्रोग्रेस एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर की वजह से की है। मस्क ने भी एजुकेशन को हाईलाइट किया था अपने ट्वीट में, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट। एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। बट इसी के साथ आता है दूसरा रीज़न, जो कि है एक फाइनेंशियल प्रेशर। आज के पेरेंट्स सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करते, उनको बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, कोचिंग भी भेजना होता है, उनकी मेडिकल केयर भी रखनी होती है। वेल, डिजिटल सर्विसेज, सेफ्टी, ट्रैवल और फ्यूचर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर भी करना होता है। यूएनएफपीए सर्वे में फाइनेंशियल लिमिटेशन, यहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी, यहाँ पे हाउसिंग कंस्ट्रेंट्स और लैक ऑफ चाइल्ड केयर को मेजर यहाँ पे बैरियर्स जो हैं वो बताए गए हैं। पहले के ज़माने में जहाँ पे लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज़्यादा काम करते थे, वेल दे वर टेकन केयर ऑफ। बट आज के टाइम में जहाँ पे प्राइवेट जॉब्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं यंगस्टर्स, वेल ये सारी टेंशन्स, उनकी भी टेंशन्स बढ़ जाती है, जहाँ पे हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट को बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते। एंड तीसरा यहाँ पे रीज़न आता है अर्बनाइजेशन का। शहरों में ज़िंदगी जो है वो बहुत फास्ट है, स्पेस छोटा है, कम्यूट लंबा है और सपोर्ट सिस्टम वीक हो सकता है। इसलिए अर्बन फर्टिलिटी इंडिया में रूरल से काफ़ी कम है। गवर्नमेंट डेटा में भी यहाँ पे बताया गया, जहाँ पे हम अर्बन टीएफआर की बात करें दैट इज़ 1.5 एंड वहीं पे अगर हम इसको कंपेयर करें विथ रूरल, वहाँ पे है 2.1। अब इसके साथ आता है वो फोर्थ रीज़न, जहाँ पे हम बात करते हैं डिलेड मैरिजेस को लेके, जहाँ पे हम बात करते हैं लेटर पेरेंटहुड को लेके। आज के यंग अडल्ट्स पहले कैरियर देखते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं और इमोशनल रेडीनेस देखते हैं। ये चॉइस पर्सनल फ्रीडम भी है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स भी टू राइजिंग कॉस्ट एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। यूएनएफपीए ने भी यहाँ पे जेंडर नॉर्म्स की बात करी, वहाँ पे हाउसिंग की बात करी, हेल्थ केयर एक्सेस की बात करी और सोशल प्रेशर को फर्टिलिटी डिसीजन का पार्ट बताया गया है। वेल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे हैम्पर कर रही हैं। ये सारे रीज़न जो है वो हम लोगों के सामने, वी ऑल नो इट, बट ये सारी चीज़ें हम लोग बोलते नहीं हैं। अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की भी बात करते हैं। ये चेंज कैसे दिखता है, एक एग्जाम्पल सोचिए। पहले मिडिल क्लास इंडियन फैमिली का ड्रीम होता था 2 बच्चे होंगे। आज बहुत सारे कपल्स बोलते हैं एक ही इनफ है। ये चेंज जो है वो आया है। और कुछ यहाँ पे ये भी बोलते हैं बल्कि कि अभी कैरियर सेटल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। ये सिर्फ माइंडसेट का चेंज नहीं है, ये अफोर्डेबिलिटी का भी चेंज है। अगर एक कपल मुंबई, बैंगलोर या दिल्ली में 1 BHK या 2 BHK में रहता है, स्कूल फीस और डे केयर का कॉस्ट कैलकुलेट करता है, तो उनका फैमिली प्लान नेचुरली डिफरेंट हो जाता है। वेल, यूएनएफपीए के सर्वे में लोगों ने फाइनेंशियल लिमिटेशन
जहाँ पे हाउसिंग कंस्ट्रेंट्स और चाइल्ड केयर की कमी को क्लियरली बैरियर बताया है। अब इसी के साथ एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं एंड बात करते हैं हम रूरल और अर्बन इंडिया के गैप की। एक विलेज में एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट मिल सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स वो हेल्प कर सकते हैं। अर्बन इंडिया में ऑफन यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होती है, ऑफिस का प्रेशर होता है, ट्रैफिक होता है एंड एक्सपेंसिव चाइल्ड केयर होती है। इसीलिए नेशनल एवरेज 1.9 के अंदर भी इंडिया का इंटरनल डिवाइड काफ़ी शार्प है। जहाँ पे अगर हम कंपेयर करें अर्बन एंड रूरल इंडिया को, वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। बट यहाँ पे समझना जरूरी है इलॉन मस्क का एंगल एंड वो क्यों वायरल हुआ। आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें, एवरीबडी लुक्स इनटू इलॉन मस्क, वो क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। बट इलॉन मस्क ने इंडिया को डेमोग्राफी डिबेट का सेंटर में ला दिया है। उनका पॉइंट ये था कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबल इशू है और एडुकेटेड सोसाइटीज़ में ट्रेंड और तेज़ हो सकता है एंड वो दिख भी रहा है। राउटर्स की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, राउटर्स के ग्लोबल फर्टिलिटी स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट्स 1950 के बाद अराउंड 5 चिल्ड्रन पर वुमेन से गिरकर 2021 में अबाउट 2.2 हो गई थी और 54% कंट्रीज रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे थे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट नुआंस भी है। मस्क का कमेंट यूजफुल टॉकिंग पॉइंट हो सकता है, पर पॉलिसी डिसीजन ट्वीट से नहीं, डेटा से होने चाहिए। वेल, इंडिया की रियलिटी सिंपल अलार्मिज्म से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इंडिया में एक ही टाइम पर लो फर्टिलिटी स्टेट्स भी हैं और हाई फर्टिलिटी स्टेट्स वो भी प्रेजेंट है एंड इन दोनों के बीच में कंप्लीट इंडिया। बट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, क्या इंडिया जो है वो अपने फुटस्टेप रख रहा है जैसे जापान ने किया था। हम सब लोग जानते हैं आज के टाइम में जापान में क्राइसिस चल रही है। क्राइसिस किसी और चीज़ की नहीं, वहाँ पे जो एवरेज एज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और वो क्यों हुई है वो समझते हैं। यहाँ कंपैरिजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन इंडिया एंड जापान। जापान डेकेड से लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन को फेस कर रहा है। राउटर्स के अकॉर्डिंगली जापान में 2024 में सिर्फ 7,20,988 बेबीज बॉर्न हुए थे। पूरे साल की हम लोग बात कर रहे हैं। वेल, ये चीज़ जो है वो लास्ट 9 ईयर्स से चल रही थी, जहाँ पे बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन करता जा रहा है जापान में। उसी ईयर यहाँ पे डेथ्स की अगर हम लोग बात करें, दैट वाज 1.62 मिलियन। फर्टिलिटी रेट्स 2023 में 1.2 थी एंड इसी की वजह से एक मैसिव गैप जो है वो जापान में प्रोड्यूस हुआ। जापान का इशू सिर्फ लो बर्थ रेट का नहीं, मैरिज रेट, यहाँ पे वर्क कल्चर, हाई लिविंग कॉस्ट और फैमिली फॉर्मेशन का डिले भी इस ट्रेंड का पार्ट रहे हैं। राउटर्स ने रिपोर्ट किया कि फ्यूअर मैरिजेस रिसेंट ईयर्स में चाइल्ड बर्थ डिक्लाइन का एक मेजर रीज़न रहे और जापान के लीडर्स ने इसको सीरियस नेशनल इशू अब माना है। वेल, क्या ये इशू बन सकता है फॉर इंडिया, इसके बारे में आगे ज़रूर बात करेंगे, बिकॉज अभी भी यहाँ पे जो डिबेट में है वो 2 रीज़न है, एक पॉजिटिव साइड एंड एक नेगेटिव साइड। जो भी चीज़ें होती हैं उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बायस ना बने एंड दोनों रीज़न के बारे में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करें। इंडिया यहाँ पे जापान जैसा अभी नहीं है। इंडिया अभी भी 1.46 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है और यूथ शेयर भी उसमें से काफ़ी लार्ज है। बट फुटप्रिंट जो है वो सिमिलर इस सेंस में दिख रहे हैं कि फर्टिलिटी कर्व डाउन जा रही है। अर्बन एरियाज़ में स्पेशली फास्ट और लॉन्ग टर्म में एजिंग प्रेशर वो बिल्ड हो सकता है। ये एक डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं, बट एक डायरेक्शनल सिमिलरिटी ज़रूर है एज जापान डिड। तो क्या हमने इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए? वेल, बात करते हैं फ्रॉम दी पॉजिटिव साइड। स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ के पॉजिटिव साइड क्या है? अब बैलेंस व्यू लेते हैं, बिकॉज जैसे कि हमने अभी बोला, दोनों साइड्स होते हैं किसी भी चीज़ के। लो फर्टिलिटी को सिर्फ क्राइसिस कहना भी इनकम्प्लीट होगा। पहला पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है कि रिसोर्स पर प्रेशर यहाँ पे कम होता है। जब बर्थ रेट स्लो होते, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो सकता है। ऐसे में गवर्नमेंट और फैमिलीज दोनों एक चाइल्ड या 2 चाइल्ड मॉडल में मोर इन्वेस्टमेंट पर चाइल्ड कर सकती है। ये लॉजिक ग्लोबली मेनी कंट्रीज में ऑब्जर्व हुआ है प्रीवियसली भी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं। पेरेंट्स हर चाइल्ड पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमेजिन किसी के 5 बच्चे हैं और किसी के पास 2 बच्चे। यहाँ पे जिसके पास 2 बच्चे हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है उन दोनों बच्चों पे, या किसी के पास अगर 1 बच्चा है तो उस बच्चे पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। वेल, स्मॉल फैमिली का मॉडल यहाँ पे ऑफन बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एजुकेशन एंड मोर फोकस का चांस देता है। UNFPA भी इसी बात पर एम्फेसिस करता है कि इशू टू मेनी या टू फ्यू चिल्ड्रन का नहीं, बल्कि पीपल को अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस फ्रीली मेक करने का होना चाहिए। आप कितना फोकस करते हो 1 बच्चे पे या आप कितना फोकस करते हो 2 बच्चों पे। वुमेन्स एजुकेशन एंड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के साथ फर्टिलिटी डिक्लाइन ऑफन आता है।
ये एक ब्रॉडर डेवलपमेंट पैटर्न है। बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के साथ फैमिली स्मॉलर प्लानिंग करती है और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकता है। बट जैसे कि हमने बात करी, हर चीज़ के पॉजिटिव्स होते हैं तो हर चीज़ के नेगेटिव्स भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ से नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, एंड ये है दूसरा साइड। सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे आता है एजिंग पॉपुलेशन का। जब आज कम बेबीज बॉर्न होते हैं तो 20 से 30 साल बाद वर्किंग एज पॉपुलेशन का बेस नैरो हो सकता है। राउटर्स के ग्लोबल फर्टिलिटी स्टडी ने भी वार्न किया कि लो फर्टिलिटी से वर्कफोर्स श्रिंक हो सकता है। वो रिस्क हमेशा रहेगा किसी भी कंट्री में। एंड दूसरा यहाँ पे रिस्क आता है लेबर शॉर्टेजेस का, या हम लोग यहाँ पे काम करें वर्किंग प्रोफेशनल का भी। अगर फ्यूचर में यंग वर्कर्स कम हुए तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, यहाँ पे केयर इकॉनमी हो गया, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इन सब पर इम्पैक्ट आ सकता है। जापान इसी का लाइव एग्जाम्पल है, जहाँ डिक्लाइनिंग बर्थ और एजिंग सोसाइटी एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंज बन चुकी है आज के टाइम में जापान में। यहाँ पे तीसरा रिस्क भी है जो कि आता है पेंशन और हेल्थ केयर बर्डन। जब एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती है तो वर्कर्स प्रोपोर्शनली कम होते हैं, तो टैक्स बेस और वेलफेयर बर्डन का बीच में गैप क्रिएट हो सकता है। इसका इफेक्ट जो है वो डिकेड्स में दिखता है, नॉट ओवरनाइट। जापान और साउथ कोरिया जैसी इकॉनमी से भी ये लेसन क्लियरली मिलता है, एंड आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा। बट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ रिस्क की, जहाँ पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल का प्रेशर। इंडिया का करंट एडवांटेज यहाँ पे यूथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर फर्टिलिटी लो रहती है और वर्कफोर्स एजिंग की तरफ जाता है तो ग्रोथ कर्व सस्टेन करने के लिए प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन, स्किल अपग्रेडेशन और वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बट जैसे कि हमने इनिशियली बात करी कि इंडिया में भी यहाँ पे डिवाइडेड है, बर्थ रेट जो है वो डिवाइडेड है, काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे। अगर हम अर्बन बर्थ रेट की बात करें एंड रूरल बर्थ रेट की बात करें, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर इतना डिफरेंस आखिर क्यों है? इंडिया एक यूनिफॉर्म कंट्री नहीं है, डेमोग्राफी स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट है। गवर्नमेंट डेटा में भी बिहार 2.8, उत्तर प्रदेश 2.6, मध्य प्रदेश 2.4 और राजस्थान 2.3 पर है, जबकि दिल्ली यहाँ पे 1.2, तमिलनाडु 1.3, वेस्ट बंगाल 1.3, केरला 1.5 और पंजाब 1.5 पर है। इसका मतलब क्या है? इंडिया के एक हिस्से में अभी भी हाई फर्टिलिटी पैटर्न है और दूसरे हिस्से में नियर डेवलप्ड कंट्री फर्टिलिटी लेवल। यूएनएफपीए ने इसको इंडिया की हाई फर्टिलिटी एंड लो फर्टिलिटी डुअलिटी कहा है। ये डुअलिटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर एक्सेस, एजुकेशन लेवल एंड जेंडर नॉर्म्स से लिंक्ड जरूर है। यही वजह है कि इंडिया का डेमोग्राफिक स्टोरी जापान जैसा सिंपल नहीं है। इंडिया के पास एक ही टाइम पर मल्टीपल डेमोग्राफिक रियलिटीज है, एंड दैट इज बोथ अ स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो अ चैलेंज। अगर आप इसको समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आगे हम इसके बारे में ज़रूर दोबारा बात करेंगे। बट अब बात आती है कि इस इशू को पैनिक की नज़र से देखना चाहिए या अपॉर्चुनिटी की नज़र से। जहाँ पे बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, क्या वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या वहाँ पे हम लोगों को पैनिक करना चाहिए? सच ये है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल है। अगर हम सिर्फ पैनिक करेंगे तो सोल्यूशन इमोशनल बन जाएगा, अगर हम सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म एजिंग रिस्क इग्नोर हो जाएगा। बेस्ट अप्रोच यही है कि इंडिया को ट्रेंड को मैनेज ट्रांजिशन की तरह देखना चाहिए। यूएनएफपीए का आर्गुमेंट भी यही है कि रियल क्राइसिस पॉपुलेशन साइज नहीं, बल्कि लोगों की रिप्रोडक्टिव गोल्स को फ्रीली अचीव ना कर पाना है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, यहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी, चाइल्ड केयर शॉर्टेजेस और हाउसिंग कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस किए बिना फर्टिलिटी डिसीजन को सिंपली इंक्रीज करो कहना प्रैक्टिकल नहीं है, एंड एवरीबडी नोज दैट। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट को फ्यूचर वर्कफोर्स, एल्डर केयर, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और रीजनल इम्बैलेंस पर अभी से सोचना होगा, क्योंकि डेमोग्राफी का इफेक्ट आज के डिसीजन से 20 साल बाद दिखता है। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, बट इवेंचुअली वो क्वेश्चन अब सामने आ जाता है कि इंडिया का फ्यूचर कैसा हो सकता है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बेबीज कम क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है हाउ डू वी बिल्ड एन इकॉनमी दैट वर्क्स इवन व्हेन फैमिलीज बिकम स्मॉलर, एंड ये क्वेश्चन को कोई एड्रेस नहीं करता। अगर इंडिया एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वुमेन सेफ्टी, यहाँ पे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, हेल्थ केयर एंड प्रोडक्टिविटी पर फोकस करें तो लो फर्टिलिटी क्राइसिस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बन सकती है। बट अगर एजिंग, लेबर सप्लाई और रीजनल गैप्स को इग्नोर किया गया तो आज का डेमोग्राफिक डिविडेंड कल का डेमोग्राफिक स्ट्रेस बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। जापान से इंडिया को मिलने वाले सबसे बड़े लेसन्स ये हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बात होती है पॉपुलेशन डिक्लाइन एक दिन में नहीं आता,
ये धीरे धीरे आता है और जब तक लोग नोटिस करते हैं ये ट्रेंड ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुका होता है। जापान में बर्थ रेट्स यहाँ पे 2024 में रिकॉर्ड लो पर गए, डेथ जो है वो बर्थ से बहुत ज़्यादा रहे और फर्टिलिटी 1.2 तक आ गई। इंडिया उस स्टेज पर नहीं है, बट डायरेक्शन को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे रियल स्टोरी ये नहीं है कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ पीपल। रियल स्टोरी यहाँ पे ये है कि इंडिया इज एंटरिंग इनटू अ न्यू डेमोग्राफिक फेज, और इस फेज में सक्सेस का फॉर्मूला पॉपुलेशन काउंट नहीं बल्कि पॉपुलेशन क्वालिटी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एंड पॉलिसी रेडीनेस होगा। इलॉन मस्क ने डिबेट स्टार्ट जरूर करी है, बट इंडिया को आंसर खुद देना होगा इस डिबेट का। इंडिया विल हैव टू रिप्लाई। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आगे होती है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि हर एक फैमिली में वो प्रेशर ज़रूर है। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वो फाइनेंशियल प्रेशर, वो डेफिनेटली हर फैमिली यहाँ पे फेस कर रही है। जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग है, बच्चों को पीछे कौन संभालेगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बिकॉज रूरल इंडिया को अगर हम साइड में रख दें, अर्बन इंडिया में जहाँ पे फैमिली जो है वो न्यूक्लियर है, जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग है, वो अपने बच्चों को कहाँ पे छोड़ेंगे? ऐसे क्वेश्चन जो है उन पेरेंट्स के दिमाग में हर दिन घूमते हैं। क्या मेरा बच्चा सेफ है, नहीं है, कहाँ पे हम छोड़ के गए? ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे गवर्नमेंट को भी लेने पड़ेंगे। वेल, ये थे मेरे थॉट्स। मैं अभी भी यहाँ पे बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला, पॉपुलेशन कंट्रोल या जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बर्थ रेट फॉल की, वेल उसके पॉजिटिव्स भी हैं, उसके नेगेटिव्स भी हैं। हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो डिस्कस करी है, बट आप लोगों का ओपिनियन जानना भी इंपॉर्टेंट है। Those who are watching our videos, do let us know in the comment section below what do you think? क्या हम लोग यहाँ पे जापान के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, या एक फेज है जो इंडिया यहाँ पे बहुत क्लियरली मैनेज कर सकती है? एंड अगर यहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ है तो किन रीज़न की वजह से हुआ है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दैट सेड गाइज, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।